तो यहाँ पे गिलफर्ड की बात कर रहे हैं कि गिलफर्ड ये मानते थे कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बिल्कुल डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरह होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? जब हम एक ही प्रॉब्लम के अलग-अलग सॉल्यूशंस ढूँढते हैं, उसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। तो उसमें इन्होंने एम्फसाइज़ किया था फ्लुएंसी के ऊपर, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनैलिटी, इलैबोरेशन के ऊपर। पर यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बोली कि सिर्फ डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम इक्वल टू क्रिएटिव थिंकिंग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट, किस तरह हमें सोचना, अपने सोचने का पैटर्न बदलना पड़ता है, क्योंकि हमें कुछ नया क्रिएट करना है। रीइंटरप्रिटेशंस करनी पड़ती हैं चीज़ों को, जो ऑलरेडी चीज़ों को लोग समझ रहे हैं जिस तरीके से, उसको दोबारा नए तरीके से सोचना समझना पड़ता है। फ्रीडम फ्रॉम फंक्शनल फिक्सिडनेस चाहिए होता है। फंक्शनल फिक्सिडनेस मतलब जैसे कोई एक चीज़ का हमें पता है कि एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, उस पर्टिकुलर चीज़ से हमें फ्री होना है, कि अपनी थिंकिंग को हमें फ्री करना है। हमें ये मान के नहीं चलना है कि एक कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, अगर कोई चीज़ है तो उसका एक ही फंक्शन हो सकता है, तो हमें चीज़ों को अलग-अलग तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। तो इसमें ये कह रहे हैं कि सिर्फ डाइवर्जेंट थिंकिंग से काम नहीं चलता, यहाँ पे हमें अपने थॉट प्रोसेस को भी चेंज करना पड़ता है। और इसी को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट यहाँ पे इन्होंने बनाया था, जिसको बोलते हैं टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, टीटीसीटी। तो इस टेस्ट में क्या है, 6 कंपोनेंट डिस्कस किए हैं क्रिएटिविटी के, जो यहाँ पे आपको ये दिख भी रहे होंगे। अब ये 6 कंपोनेंट्स कौन से हैं, जिसकी बात अभी ऊपर कर रहे थे गिलफर्ड? एक तो फ्लुएंसी है, कि हमें कितने आइडियाज़ आते हैं, कितनी जल्दी आते हैं, कितने फास्ट हम लोग सोच सकते हैं नए आइडियाज़। फ्लेक्सिबिलिटी, हम कितने फ्लेक्सिबली सोच सकते हैं, हम रिजिड नहीं है एक ही सॉल्यूशन को लेके, एक ही आइडिया को लेके, हम उसको करने के कितने अलग-अलग तरीके सोच सकते हैं। ओरिजिनैलिटी मतलब हमारे आइडियाज़ कितने ओरिजिनल है, किसी से कॉपी ना किए हों, यूनिक हो। इलैबोरेशन मीन्स हम उस आइडिया को किस तरीके से इलैबोरेट कर पाते हैं, डेमोंस्ट्रेट कर पाते हैं। एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल्स मीन्स, एब्स्ट्रैक्टनेस मीन्स जो एक हमें एब्स्ट्रैक्ट थॉट रखना पड़ता है ना क्रिएटिव सोचने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इमेजिनेशन। तो हमारी जो आइडियाज़ हैं वो कितने इमेजिनेबल हैं, कितने बियॉन्ड इमेजिनेशन है, और कितना हम उनको आगे तक सोच सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हम कितना सोच सकते हैं। देन रेजिस्टेंस टू प्रीमैच्योर क्लोजर। सो प्रीमैच्योर क्लोजर, यहाँ जैसे कहते हैं ना, डिग्री ऑफ साइकोलॉजिकल ओपननेस, मतलब कि हम कितने ओपन हैं चीज़ों को लेके, कितना ओपन माइंडेड है कोई। हम रिजिड नहीं है चीज़ों को लेके, कि हमें कुछ लोगों की जैसे आदत होती है कि वो जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो हर बार वही मेथड अप्लाई करते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर ओपननेस होनी चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए नई चीज़ें ट्राई करने के लिए। तो ये क्रिएटिविटी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्रिएटिव थिंकिंग में नजर आते हैं। फिर उसके बाद आती हैं स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। So stages of creativity began with Graham Wallace, who suggested that creative thinking follows 4 successive steps. तो यहाँ पे 4 steps हम पढ़ने वाले हैं। पहला है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। स्टेज ऑफ प्रिपरेशन का मतलब है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है जिसको आपने सॉल्व करना है, या जो भी आपके पास सिचुएशन है जिसमें आपको नए आइडियाज सोचने हैं, उसके बारे में आप पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो। उसमें आप ट्रायल एंड एरर का यूज करते हो। ट्रायल एंड एरर का मतलब अपने कुछ कुछ सॉल्यूशंस अप्लाई करके देखते हो कि उससे काम बन रहा है कि नहीं बन रहा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम सोचने का काम करते हैं कि किस तरीके से हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस हमारे काम आए हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। जैसे अगर सपोज किसी को कोई एरर दे दी जाती है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम दे दी जाती है जो उसको लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम तो उसके साथ पहले भी हुई थी, तो वो सोचता है कि मैंने उस टाइम पे इस प्रॉब्लम को कैसे फेस किया था, मैंने उस टाइम पे क्या किया था। तो ये प्रिपरेशन टाइम का मतलब ये है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, और अपने आप को क्लैरिफाई कर रहे हो कि आपने कोई एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, और उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, पहले कैसे करी थी, और ट्रायल एंड एरर करके आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को। तो ये स्टेज ऑफ प्रिपरेशन होती है। स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन सेकंड स्टेज है। स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन का मतलब है कि आप सोचते जा रहे हो अंदर ही अंदर प्रॉब्लम के बारे में, आप अपना नॉर्मल काम भी करते जा रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर सबकॉन्शियसली आपके माइंड में वो प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो आप अंदर ही अंदर आप अपने उस प्रॉब्लम को लेके परेशान हो, आप सोच रहे हो कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। सो द थिंकर मस्ट नॉट इंटेंशनली वर्क, मतलब आपको इंटेंशनली प्रॉब्लम पे काम नहीं करना है। आप अपना नॉर्मल काम करो, और इस प्रॉब्लम के बारे में आप अनकॉन्शियसली सोचते रहो, और रिलैक्स होके सोचना है। यहाँ पे मतलब इंक्यूबेशन में आपको टेंशन लेके नहीं सोचना है। आपने जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत देर तक सोचते हैं, नहीं समझ में आता है क्या करना है, तो थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो अपनी कोई हॉबी करने लग जाते हैं, या कोई कुछ लोग होते हैं जो सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इंक्यूबेशन में क्या होता है कि प्रॉब्लम अनकॉन्शियसली आपके माइंड में चल रही है, जिसके बारे में आप अभी भी सोच रहे हो, लेकिन आप टेंस नहीं हो, और आप अपना नॉर्मल कोई और काम कर रहे हो। फिर आती है स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन। स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? जैसे हमारे साथ ये बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि हम कोई चीज़ ढूँढ रहे हैं, मिल नहीं रही है। हमने बहुत ढूँढा, फिर उसके बाद हमने उसको ढूँढना छोड़ दिया, और हम थोड़ी देर के लिए भूल कर अपना काम करने लग गए, और सडनली हमें वो चीज़ कहीं न कहीं दिख जाती है, या हमें सडनली याद आ जाता है कि वो कहाँ रखी थी। उसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन, कि हमने उस चीज़ को इंक्यूबेशन में डाल दिया था, उस चीज़ के बारे में हमने पर इंटेंशनली सोचना छोड़ दिया था, लेकिन हमारे माइंड में कहीं न कहीं वो चीज़ चल रही थी, लेकिन हम अपना कोई और काम कर रहे थे। अब सडनली दूसरा काम करते-करते आपके माइंड में एकदम आइडिया आ गया उसको करने का, या एकदम आपको याद आ गया कि क्या करना था, तो उसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन। अब इस टाइम पे आप एक्टिव हो जाते हो, कॉन्शियस हो जाते हो, और आपको इनसाइट गेन हो जाता है। इनसाइट गेन का मतलब है कि आपको एकदम से समझ में आ जाता है कि करना क्या है। तो ऐसे ही हम जब प्रॉब्लम के बारे में भी बहुत देर तक सोचते हैं, तो पहले प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। प्रिपेयर करने के बाद इंक्यूबेशन स्टेज आती है, जब हम नहीं ढूँढ पाते हैं कोई सॉल्यूशन, तो हम सोचते रहते हैं। फिर उसके बाद हम अपना काम छोड़ के, प्रॉब्लम का काम छोड़ के हम अपना दूसरे काम में लग जाते हैं। प्रॉब्लम हमारे माइंड में चल रही होती है, हमें समझ में नहीं आ रहा होता है क्या करना है। वो सोचते-सोचते हम अपना नॉर्मल काम करने लग जाते हैं। फिर एकदम से आपको समझ में आ जाता है कि क्या करना चाहिए। उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन या इनसाइट। स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन चौथी स्टेज है।
स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन मतलब आपको सडनली जो आइडिया आ गया आप उसको वेरीफाई करोगे, तो आप उसको अप्लाई करोगे प्रॉब्लम में और चेक करोगे कि आपका सॉल्यूशन निकल के आ रहा है कि नहीं। और अगर आपको लगता है कि वो आइडिया ठीक है तो आप उसको आगे फाइनली अप्लाई करते हो और अपना सॉल्यूशन निकालते हो। तो ये है स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन कि आप अपने आइडिया को खुद ही वेरीफाई कर रहे हो कि क्या वो आइडिया जो आपको आया है अचानक से या जहाँ वो आपको याद आ गया अचानक से कि वो चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, अब वहाँ फटाफट जाते हो आप उस चीज़ को चेक करते हो और उसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं उस टाइम पे। तो ये लिखा हुआ है कि कभी-कभी ये जो स्टेजेस के ऑर्डर है ना ये अलग-अलग भी हो सकते हैं या कंबाइंड भी हो सकते हैं। कंबाइन कैसे हो सकते हैं? जैसे सडनली आपको इंक्यूबेशन और इल्यूमिनेशन बहुत जल्दी एक साथ हो सकता है। जैसे आपने थोड़ी देर बोला कि छोड़ो अब हम कुछ और करेंगे, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना छोड़ दिया और सडनली आपको याद आ गया। ऐसे कंबाइंड भी हो सकती हैं चीज़ें। दे आल्सो डू नॉट अकर रेगुलरली। एग्जांपल समटाइम्स सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम अलाउड टू पास ओवर द फर्स्ट स्टेज। अब जैसे कई कुछ-कुछ लोग होते हैं जिनको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको पहले से पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है, हर बार आती है और किस तरीके से करी जाती है। तो वो प्रिपरेशन से डायरेक्टली इंक्यूबेशन स्टेज पे आ जाते हैं। अब आती है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। अब क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा कंपेयर इसलिए किया जाता है क्योंकि क्रिएटिविटी भी एक इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। ये भी एक मेंटल ऑपरेशन है और इंटेलिजेंस से क्रिएटिविटी कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस होती है। तो इसलिए इन दोनों के बारे में जनरली पढ़ा भी जाता है, कंपेयर भी किया जाता है। सो दिस पोजीशन डिनाइज नॉट ओनली इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेलिजेंस बट ऑफ एनी इंडिविजुअल बियॉन्ड नॉलेज एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स। कुछ लोगों की ओपिनियन ये है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस जो है वो दोनों टोटली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से और कुछ ये कहते हैं कि दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा रिलेशन है। इंटेलिजेंस जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्फ्लुएंस करे क्रिएटिविटी को। क्रिएटिविटी भी एक अलग से एक मेंटल ऑपरेशन माना जाता है जो कि डोमेन स्पेसिफिक होता है। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब आपको जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा, जितना ज़्यादा एक्सपर्टीज होगा जिस फील्ड में, उतना ज़्यादा आप क्रिएटिवली काम कर पाओगे। तो अब यहाँ पे जैसे एक इन्होंने स्टडी की बात करी हुई है जो टर्मन ने करी थी, लुईस टर्मन ने कुछ लोगों पे जैसे अप्रोक्सीमेटली 1500 लोगों पे ये स्टडी करी थी जो हाईली गिफ्टेड थे। हाईली गिफ्टेड का मतलब जिनका आईक्यू लेवल अप्रोक्सीमेट 151 के अराउंड था, हाईली गिफ्टेड जिन्हें बोलते हैं। तो उन लोगों की लाइफ में वो बहुत सक्सेसफुल रहे ऑक्यूपेशनली, मतलब जो भी उनकी आगे करियर था उसमें वो बहुत सक्सेसफुल थे, पर उनमें से कोई भी क्रिएटिव नहीं था। तो यहाँ पे तो इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इंटेलिजेंस हाई होने से क्रिएटिविटी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो क्रिएटिव होता है ना उसका आईक्यू भी एक मीन से ज़्यादा होता है, मतलब एवरेज से ज़्यादा होता है, एटलीस्ट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होता है। तो मीन से थोड़ा ज़्यादा ही होता है उन लोगों का। इसका मतलब कि गिलफोर्ड जैसे कि कह रहे हैं कि मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो चाहिए वो मीन से ज़्यादा होनी चाहिए। इनके इस हाइपोथेसिस को बोलते हैं ट्रायंगुलैरिटी हाइपोथेसिस। तो ट्रायंगुलर हाइपोथेसिस का ट्रायंगुलैरिटी हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड कि हमें एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए जो कि एवरेज से ज़्यादा होनी चाहिए क्रिएटिव होने के लिए। तो जिनकी इंटेलिजेंस या आईक्यू लेवल जो है वो एवरेज है या एवरेज से कम है वो क्रिएटिव नहीं हो सकते। इसी के अल्टरनेटिवली हाईएस्ट ने एक सर्टिफिकेशन हाइपोथेसिस दिया था। सर्टिफिकेशन हाइपोथेसिस मतलब ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है। तो ये गिलफर्ड की एकदम उल्टा बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस आपस में कोई रिलेटेड नहीं है और possibilities to display a recognizable level of creativity like occupations in architecture science simply require a high level of formal education। अब ये कह रहे हैं कि फॉर्मल एजुकेशन जो है उसके बिना कोई क्रिएटिव नहीं हो सकता। जैसे आर्किटेक्चर में आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वो क्रिएटिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो फॉर्मली एजुकेशन लेते हैं, फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, इसलिए क्रिएटिव होते हैं। तो इससे इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है, ये बोल रहे हैं हाईएस्ट अपने सर्टिफिकेशन हाइपोथेसिस से। अब मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी में मेजर करने के लिए क्रिएटिविटी को कौन कौन से टेस्ट हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला है। एक तो टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, जो कि तो ये वाला जो टेस्ट है टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग जिसको टीटीसीटी शॉर्ट में बोलते हैं, ये हुड्स एंड क्रुक का है। और जो वॉलक एंड कोगन टेस्ट है वो गिलफोर्ड वॉलन एंड कोगन टेस्ट अलग है और एक गिलफोर्ड बैटरी अलग है। 3 टेस्ट हो गए, एक हो गया टीटीसीटी, एक हो गया वॉलक एंड कोगन टेस्ट और दूसरा हो गया गिलफोर्ड बैटरी टेस्ट। इसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टीटीसीटी टेस्ट ही है और ये जो है इस टेस्ट में टेस्ट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 30 लैंग्वेजेस। तो मोर देन 30 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट इसको कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? जो हमने गिलफर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल पढ़ा था, ये उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसमें क्रिएटिविटी थ्रू डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में मतलब कि कैसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्रिएटिविटी करते हैं यूजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्सली सोच के, उसके ऊपर ये टेस्ट बेस्ड है। द टीटीसीटी वाज डेवलप्ड इन 1966 और इसको बाद में रीनॉर्म्ड किया है। रीनॉर्म मतलब नॉर्म्स चेंज करना। सो रीनॉर्म्ड किया है 4 बारी इसका। एंड इसके अंदर क्या चीज़ें मेजर की जाती हैं? फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज, इलैबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो ये था आपका मेजरिंग के बारे में। क्रिटिसिज्म क्या है इस टेस्ट का? द रिस्पॉन्स सेट माइट इन्फ्लुएंस द रिजल्ट, दस डिफरेंट ऑर्डर इन द प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स लीड्स टू डिफरेंट रिजल्ट्स। तो अब जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स का अगर ऑर्डर डिफरेंट है टेस्ट में, तो उसमें क्या होता है कि रिजल्ट भी डिफरेंट आते हैं। सीक्वेंस में एक ऑर्डर होता है, अगर वो सीक्वेंस चेंज कर दी जाए, टेस्ट में जो भी चीज़ें हैं, जो भी आइटम्स हैं, अगर उनकी सीक्वेंस बदल दी जाए तो उसमें रिजल्ट में भी फर्क आ जाता है। ये एक क्रिटिसिज्म है इसका। दूसरा ये है कि डिफरेंट कंडीशंस में अगर इनको हम लेते हैं तो उसमें भी परफॉर्मेंस में फर्क आ जाता है, अलग अलग कंडीशंस में अगर लिया जाए तो।
रेटर्स ऑफ टीटीसीटी माइट डिफर कंसिडरेबली इन देयर स्कोर्स। अब जो रेटिंग दे रहे हैं इस टेस्ट की, उनके स्कोर्स में फर्क आ सकता है, मतलब रिलायबिलिटी नहीं है इसकी। और दूसरी चौथा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट इटसेल्फ इज इनएडिक्वेट। तो ये एडिक्वेट प्रॉपर एक टेस्ट नहीं है क्रिएटिविटी का, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा टेस्ट यही यूज होता है क्रिएटिविटी को टेस्ट करने के लिए। अब क्रिएटिविटी खत्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हम प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।